हम्दो सना और शुक्रगुजारी अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा। इशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि जो शख्स अल्लाह की शुक्रगुजारी से निकल जाता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। इशफाक अहमद साहब के इस कोट से लेक्चर नंबर 15 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात खुश आमदीद। मौज़ूए गुफ्तगू है स्लज हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। लेक्चर नंबर 14 में कुछ पोर्शन हमने कवर किया। आज हम स्लज डाइजेशन को डिटेल में देखेंगे और डिवॉटरिंग को डिटेल में देखेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं लेक्चर नंबर 15 की तरफ। गुज़श्ता लेक्चर में स्लज डाइजेशन का जिक्र हुआ था। स्लज डाइजेशन जो है ये दो तरीके से की जा सकती है, एनएरोबिकली और एरोबिकली। दोनों के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली, मोस्ट ऑफ द टाइम एनएरोबिक डाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है डाइजेशन के लिए। तो हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। ये एक टेबल है। टेबल में जो कॉलम नंबर 1 है वो पैरामीटर मेंशन करता है और कॉलम नंबर 2 जो है एरोबिक की वो पैरामीटर देता है या उसका स्टेटस देता है, और कॉलम नंबर 3 एनएरोबिक के लिए उसी पैरामीटर का स्टेटस या डिस्क्रिप्शन देता है। तो पहला पैरामीटर है ऑर्गेनिक या वोलेटाइल सॉलिड रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेसेस में, चाहे डाइजेशन का प्रोसेस एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये एक जैसी होती है। बीओडी ऑफ सुपरनेटेंट। स्लज जब नीचे बैठ जाती है और ऊपर जो मॉइस्चर कंटेंट पानी बच जाता है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। एरोबिक डाइजेशन की केस में सुपरनेटेंट की बीओडी लो होती है और एनएरोबिक के केस में हाई होती है। लो क्यों होती है? शायद एरिएशन जो एरोबिक डाइजेशन में की जाती है उसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज कर लेते हैं बैक्टीरिया, इस वजह से शायद रिडक्शन होती है। तीसरा पैरामीटर कैपिटल कॉस्ट। एरोबिक डाइजेशन की कैपिटल कॉस्ट कम, उसको लगाने के लिए जो फैसिलिटी के अखराजात हैं वो कम होते हैं, जबकि एनएरोबिक डाइजेशन फैसिलिटी को लगाने के लिए उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो हाई होती है। चौथा पैरामीटर ऑपरेशनल कॉस्ट। एक बार जब फैसिलिटी लग जाती है तो ऑब्वियसली बड़े लंबे अरसे के लिए उसको रन करना है, चलाना है, तो जो मेंटेनेंस उस कॉस्ट उस पर आएगी वो एरोबिक में हाई होती है, क्योंकि एरिएशन करनी पड़ती है, एरिएटर्स लगाने पड़ते हैं, और एनर्जी जो कॉस्ट है उसकी वजह से ओवरऑल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है, जबकि एनएरोबिक डाइजेशन में ये लो होती है। नेक्स्ट पैरामीटर नंबर 5, यूज़फुल बाय प्रोडक्ट। क्या यूज़फुल बाय प्रोडक्ट हमें हासिल होता है? एरोबिक डाइजेशन की केस में कोई भी यूज़फुल बाय प्रोडक्ट हासिल नहीं होता, जबकि एनारोबिक डाइजेशन में मीथेन हमें एज ए बाय प्रोडक्ट हासिल होती है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जितने भी एनारोबिक प्रोसेसेस हैं उनका जो आउटकम है वो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो उस मीथेन गैस को हम हीटिंग पर्पस के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो फीजिबल हो। याद रहे, अगर वो फीजिबल हो तब। नंबर 6, डिवॉटरिंग ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। एरोबिक डाइजेशन की केस में जो डिवॉटरिंग है वो कुछ डिफ़िकल्ट होती है ड्यू टू स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ द एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज, जबकि एनएरोबिक डाइजेशन में ये इजी होती है, डिवॉटर जल्दी हो जाती है। 7वां पैरामीटर सिस्टम अपसेट्स। आमतौर पे एरोबिक डाइजेशन में सिस्टम अपसेट कम होते हैं, जबकि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एनारोबिक डाइजेशन में कि सिस्टम अपसेट हो। आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गफलत या कोताही वो सिस्टम को अपसेट कर सकती है। नंबर 8, डिज़ाइन अप्रोच।
दोनों के लिए एम्पिरिकल डिज़ाइन अप्रोच अडॉप्ट की जाती है। अब थ्योरी की तरफ आते हैं, थ्योरी ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। हम मुख्तसरन देखेंगे कि एनारोबिक डाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। एनारोबिक डाइजेशन में दो किस्म के बैक्टीरिया हिस्सा लेते हैं। एक को हम एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे को मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों को देखेंगे। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो स्लज के अंदर होते हैं, मिसाल के तौर पे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनको वो ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फैटी एसिड्स में तब्दील करते हैं। तो आपके सामने ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया ने इन पे एक्ट किया, फैटी एसिड्स बनाए। अब जब एसिड बनता है तो पीएच थोड़ी डाउन हो जाती है, नीचे चली जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स ज़रा सिंपल हैं, प्रोटीन ज़रा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एसिड फॉर्मर इन पे एक्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और फिर ये अमाइनो एसिड फर्दर डीकम्पोज हो जाता है अमोनिया और फैटी एसिड्स में। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया गया और ये काम एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया करते हैं। जब ये स्टेप मुकम्मल हो जाता है तो एक दूसरा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिनको मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, उनका काम शुरू हो जाता है। ये बैक्टीरिया जो है ये फैटी एसिड से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और साथ अमोनिया और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी मदद भी लेते हैं, फैटी एसिड्स और दूसरे कंपाउंड्स की मदद से। अब इनके साथ जो इशू है मीथेन फॉर्मर के साथ वो ये है कि ये एक ख़ास पीएच रेंज के अंदर बड़ा एक्टिवली काम करते हैं और अगर वो पीएच रेंज इनको ना मिले तो ये अपना काम नहीं कर पाते। और वो पीएच रेंज क्या है? वो पीएच रेंज है 6.5 से लेके 8 तक। और अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो वो 7.2 से लेके 7.4 है। ये वो रेंज है जिसमें ये अपना काम बेहतरीन तरीके से करते हैं। जो मीथेन फॉर्मर्स हैं वो अमोनिया, जो पहला ग्रुप बैक्टीरिया का बनाता है प्रोटीन्स पे एक्ट करके, और फैटी एसिड्स जो बने होते हैं ये उन पे एक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है ये इन सेकंड ग्रुप बैक्टीरिया से बड़ा तेज़ काम करते हैं। ये जल्दी जल्दी कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो पीएच ऑफ द सिस्टम है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। मीथेन फॉर्मर्स थोड़े से स्लो होते हैं और वो इतने रेजिस्टेंट नहीं होते लोअर पीएच पे जितना कि एसिड फॉर्मर रेजिस्टेंट होते हैं। वो बर्दाश्त कर लेते हैं लो पीएच को और उस पर काम करते रहते हैं, जबकि मीथेन फॉर्मर्स ऐसा नहीं कर पाते। एसिड फॉर्मर्स आर रेजिस्टेंट टू लो पीएच बट मीथेन फॉर्मर्स आर नॉट, हेंस देयर वर्किंग इज अफेक्टेड ड्यू टू लोअरिंग ऑफ पीएच। इस वजह से, क्योंकि एसिड फॉर्मर तेज़ काम कर रहे होते हैं, कंपाउंड बन रहे होते हैं, फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं, मीथेन फॉर्मर ज़रा स्लो होते हैं, तो सिस्टम की पीएच आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाती है और वो उस रेंज में जाना शुरू हो जाती है जिसमें फिर मीथेन फॉर्मर काम ही नहीं कर पाते। इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इसको हम अवॉइड कर सकते हैं लाइम की एडिशन से। लाइम जो है वो पीएच को उस रेंज में ले आता है जिसमें मीथेन फॉर्मर्स अच्छी तरह काम कर सकते हैं। However, the lime should be thoroughly mixed to avoid local concentration build-up. इसकी मिक्सिंग बड़ा ज़रूरी है, वरना एक पोर्शन में तो पीएच बहुत हाई हो जाएगी और दूसरे पोर्शन में जो एनारोबिक डाइजेस्टर है, जो एक कंटेनर है जिसके अंदर आप एनारोबिक डाइजेशन कर रहे हैं, उसमें पीएच लो ही रहेगी। इसलिए इसकी थॉरो मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे 2 से लेके 5 किलोग्राम लाइम
पर 1000 पर्सनस ऐड किया जाता है किसी भी फैसिलिटी में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ऐड करने के बाद मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती। साथ साथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि अगर ज़्यादा एडिशन की ज़रूरत पड़े तो आप उसको ज़्यादा ऐड कर दें, अगर कम की पड़े तो कम ऐड कर दें। यहाँ भी रेंज दी है 2 से लेके 5। अब 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, वो मॉनिटरिंग जो हो रही है उससे पता चलेगा। तो हर वक्त एक पीएच मीटर जो है उसके साथ अटैच होता है जो आपको पीएच बताता है। जैसे ही आप देखते हैं कि पीएच रेंज उससे बाहर जा रही है जिसपे मीथेन फॉर्मर्स अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो आप फ़ौरन उसकी एडजस्टमेंट करते हैं लाइम से और उसको फिर थॉरली मिक्स भी कर देते हैं। आजकल जो मॉडर्न डाइजेस्टर्स यूज़ हो रहे हैं एनारोबिक डाइजेस्टर्स, वो 2 स्टेज एनारोबिक डाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है। तो मॉडर्न जो एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं वो एयर टाइट स्टील टैंक्स की शेप में होते हैं। बड़े बड़े टैंक होते हैं स्टील के बने हुए, एयर टाइट होते हैं और इनको हीट भी किया जाता है और मिक्स भी किया जाता है और इसको हाई रेट एनारोबिक डाइजेस्टर भी कहा जाता है। मॉडर्न डाइजेस्टर्स या हाई रेट एनारोबिक डाइजेस्टर्स। आपके सामने तस्वीर है ये मॉडर्न एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स की। ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। ये बड़ी पेचीदा सी तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक स्टील टैंक है, इसके साथ स्लज हीटर लगा होता है। ऐसी फैसिलिटीज़ जो इसके कंटेंट्स को हीट करती हैं। ये एक ड्राफ्ट ट्यूब लगी है जिसको मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता है और इसके ऑपरेशन से स्लज यहाँ अंदर सक होती है और फिर यहाँ से बाहर निकलती है और इसका काम होता है कि ये इसको मिक्स करता रहे। हीट करने से जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले आया जाता है जो कि इसके लिए सबसे फिजिबल और मुनासिब टेम्परेचर है। मिक्सिंग से क्या होता है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है मिक्सिंग की वजह से। इस साइड से स्लज को ऐड किया जाता है, ये लिखा हुआ है स्लज इनलेट। स्लज यहाँ से अंदर आती है, हीट होती है और मिक्स होती है और कुछ पीरियड के लिए इसमें रहती है। आगे चल के हम देखेंगे कि डिटेंशन टाइम इसका क्या रखा जाता है डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर इसके, और उस ख़ास पीरियड के बाद यहाँ से इसको विदड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये है फर्स्ट स्टेज, जिसमें हीटिंग और मिक्सिंग की जाती है। इसके ऊपर गैस बनती है मीथेन की, वो स्टोर होती है, उसको यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है। और ये जो इसका कवर है ऊपर, इसको लिखा हुआ है फिक्स्ड कवर। फिक्स्ड कवर क्या है, बाज़ औक़ात फ्लोटिंग कवर भी यूज़ होते हैं, वो क्या है इसको आगे चल के हम देखेंगे फ़र्क क्या है इसमें। पहली स्टेज के बाद ये दूसरी स्टेज में लाया जाता है इसको। ये एक और कंटेनर होता है, ये भी स्टील कंटेनर होता है, लेकिन इसमें ना हीटिंग की जाती है ना मिक्सिंग की जाती है, बल्कि काम एंड क्वाइट कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं डाइजेस्टेड स्लज को। इन काम एंड क्वाइट कंडीशन में जो डाइजेस्टेड स्लज है वो सबसे नीचे जाके सेटल हो जाती है और फिर इसको यहाँ से विदड्रॉ भी किया जा सकता है। और इस स्लज के ऊपर सुपरनेटेंट की लेयर होती है, ये लिक्विड होता है और इस लिक्विड के ऊपर स्कम की एक लेयर होती है और ये स्पेस गैस के लिए है और यहाँ पे फ्लोटिंग कवर लिखा हुआ है। तो जो डाइजेस्टेड स्लज है जो सबसे नीचे सेटल हो जाती है उसको विदड्रॉ कर लिया जाता है फॉर डी वाटरिंग। सुपरनेटेंट को भी विदड्रॉ कर लिया जाता है और उसको आमतौर पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में री सर्कुलेट कर दिया जाता है, री इंजेक्ट कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और गैस जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है। आगे हम देखेंगे कि गैस की क्या डिस्पोजल पॉसिबल हो सकती है। इसमें द फर्स्ट डाइजेस्टर इज हीटेड एंड मिक्स्ड, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
Mechanical driven propellers with draft tubes do mixing, which helps maintaining a uniform temperature throughout the digester volume. The sludge is added to the digester at least twice daily. दिन में 2 बार इसको ऐड किया जाता है मुख्तलिफ मौक़ों पे जब जब ये इकट्ठी हो जाती है, यूनिफॉर्मली थ्रू वेरियस इनलेट्स। तो ये मल्टीपल इनलेट्स हैं, इनके थ्रू इसको ऐड किया जाता है। दी सेकेंड डाइजेस्टर इज क्विजेंट। क्विजेंट कहते हैं बिल्कुल काम, खामोश, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, इनको क्विजेंट कंडीशंस कहा जाता है। एंड सर्व प्राइमरीली एज ए थिकनर ऑफ द डाइजेस्टेड स्लज। तो जो पहले कंटेनर में या फर्स्ट स्टेज में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको क्वाइट कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, डाइजेस्टेड स्लज नीचे सेटल हो जाती है, यहाँ से उसको विथड्रॉ करके फिर डी वाटरिंग वाले स्टेज पे लेके जाया जाता है। डाइजेस्टर की डेप्थ कितनी होती है? 6 मीटर से लेके 10 मीटर तक। डायमीटर कितना होता है? 6 मीटर से लेके 10 मीटर तक। ये रेंज है जो दी गई है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू अडॉप्ट की जा सकती है। बॉटम हॉपर्ड होती है, 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। मैं दोबारा आपको फिगर की तरफ ले चलता हूँ। ये देखें, ये इसकी जो बॉटम है दिस इज़ हॉपर्ड, इसकी जो बॉटम है दिस इज़ हॉपर्ड। ये इस तरह जो स्लांटिंग बॉटम होती है उसको हॉपर्ड बॉटम कहा जाता है, और इसकी जो स्लोप है 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल होती है। वापस चलते हैं। कवर की मैंने बात की थी, फ्लोटिंग या फिक्स्ड। अब दोनों के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। द रिमूवल एंड एडिशन ऑफ स्लज रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर विद फ्लोटिंग कवर। इट इज़ कॉस्टली बट सेफर देन फिक्स्ड कवर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो फिक्स्ड कवर होगा तो जब आप स्लज को इंजेक्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली आपको विथड्रॉ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फट जाएगा। लेकिन अगर फ्लोटिंग कवर होगा तो उसकी जो इंजेक्शन है उस कंटेनर के अंदर और उसकी विथड्रॉल ये साइमल्टेनियसली नहीं करनी पड़ेगी। जब आप स्लज को अंदर इंजेक्ट करेंगे कंटेनर के, तो जो फ्लोटिंग कवर है वो थोड़ा सा एडजस्ट करके वो स्पेस बना देगा जो नई स्लज उसके अंदर आएगी। आम तौर पे अगर गफलत हो जाए फिक्स्ड कवर की सूरत में और साथ साइमल्टेनियसली स्लज को विथड्रॉ ना किया जाए जब इंजेक्ट किया जाता है अंदर, तो उसके फटने का भी खदशा होता है। फिक्स्ड कवर ज़रा सस्ते होते हैं और फ्लोटिंग कवर कुछ महंगे होते हैं, उनका फ़ायदा भी है। मेरी ज़ाती राय में फ्लोटिंग कवर गालिबन ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो साइमल्टेनियसली इंजेक्शन और विथड्रॉल है उससे आप आज़ाद हो जाते हैं, और क्योंकि ये साइट पे जो ऑपरेटर्स हैं वो कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात उनसे गफलत हो जाती है और इस गफलत की वजह से हादसा भी हो सकता है। फ्लोटिंग कवर जो है वो इसलिए ज़्यादा शायद बेहतर रहता है कि ये सेफ़ है, क्योंकि ये कुछ महंगा है। मीथेन जो पैदा होती है उसको या तो आप किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको फ्लेयर कर दिया जाता है। फ्लेयरिंग का मतलब ये है कि उसको जला दिया जाता है। जैसा कि आपके इल्म में है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो कैप्चर करती है हीट वो कैपेसिटी मीथेन की ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की उससे काफ़ी गुना कम है। तो इसलिए अगर मीथेन आप एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेंगे तो वो कई गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से उसी क्वांटिटी में वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और टेम्परेचर ज़मीन का हाई होगा। इसलिए इसको फ्लेयर कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर फिजिबल हो तो इसको प्रोसेस करके जिस स्टेट में ये मिलती है उस स्टेट में तो नहीं, इसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है और प्रोसेस करके आप हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, इसको भी देख लेते हैं। मीथेन में ऑल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर नेसेसरी प्रोसेसिंग।
However, लेकिन detailed feasibility study is required to set up the power plant, amount of gas expected, कितनी गैस मिलेगी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। ऐसा ना हो कि आप बिजली तो बहुत थोड़ी पैदा करें लेकिन उस पे जो अखराजात आपके लगाने पे पावर प्लांट उठें वो बहुत ज़्यादा हों और आपको एक सस्टेनेबल सप्लाई वहाँ से ना मिल सकती हो, कभी आ रही है और कभी नहीं आ रही। ये तमाम चीज़ें फिजिबिलिटी में देखी जाती हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। अगर उसका जो कॉस्ट है और उसका जब कंपेयर करें बेनिफिट के साथ वो बेनिफिट ज़्यादा है तो फिर वन शुड गो फॉर द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऑब्वियसली वो फैसिलिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए जिसमें इतनी गैस पैदा हो डेली बेसिस पे मीथेन, जिसको फिर आप सस्टेनेबल बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें। डाइजेस्टेड सॉलिड जो आमतौर पे डाइजेस्टर से हासिल होते हैं उनको फिर फर्दर डी वाटरिंग स्टेप पे भेज दिया जाता है। डिज़ाइन क्राइटेरिया को हम देखते हैं स्लज डाइजेस्टर्स के, और ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के लिए है। तो सबसे पहले डिटेंशन टाइम डिज़ाइन क्राइटेरिया में 10 to 20 डेज़, ये फर्स्ट कंटेनर के लिए है। वो कंटेनर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये क्राइटेरिया में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर और फर्स्ट स्टेज पर पर्सन, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये इस तरह निकाल सकते हैं कि अगर हमें पॉपुलेशन पता है जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो 0.05 क्यूबिक मीटर पर पर्सन ये हम कैलकुलेट करेंगे फॉर प्राइमरी स्लज, और फॉर सेकेंडरी स्लज 0.1 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं फर्स्ट कंटेनर का। ये बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन क्राइटेरिया है। इसका डिटेंशन टाइम 10 to 20 डेज़ होना चाहिए। ये वो रेंज है जो दी गई है, इसके अंदर आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे मुकम्मल किया हमने डाइजेशन को। अब आखिरी जो स्टेप स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट में आता है वो डिवाटरिंग का है। इसको हम देखते हैं। डिवाटरिंग दो तरीके से हो सकती है, फिज़िकल मेथड से और मैकेनिकल मेथड से। फिज़िकल मेथड में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है वो है स्लज ड्राइंग बेड्स। अब देखते हैं कि स्लज ड्राइंग बेड का पर्पस क्या है और वो कब इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली जो स्लज ड्राइंग बेड्स हैं वो डिवाटर करते हैं थिकन्ड या डाइजेस्टेड स्लज को। जैसा कि हम पहले ये देख चुके हैं कि आप थिकनिंग डिवाटरिंग या आप डाइजेशन डिवाटरिंग, इन दोनों चॉइसेस में से कोई एक चॉइस ले सकते हैं। इस पे तफसीली बहस पहले हो चुकी है। तो पर्पस स्लज ड्राइंग बेड का थिकन्ड स्लज को या डाइजेस्टेड स्लज को डिवाटर करना है, और ये डिवाटरिंग का स्टेप फर्दर 60% रिडक्शन स्लज वॉल्यूम में कर देता है। और इसका जो आउटकम है वो ये ड्राई केक प्रोड्यूस करता है। ये खाने वाला केक बिल्कुल भी नहीं, ये वो जो सॉलिड्स का केक बनता है ये वो वाला केक है। विच में भी लैंडफिल, जिसको आप लैंडफिल कर सकते हैं, ये इसकी फाइनल डिस्पोजल होती है, या आप उसको एज ए फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड इफ़ सफिशेंट एरिया इज़ अवेलेबल। स्लज ड्राइंग बेड्स कब फिजिबल रहते हैं? जब आपके पास एरिया अच्छा खासा वहाँ अवेलेबल हो, क्योंकि ये इनका फुटप्रिंट बड़ा होता है, एरिया इंटेंसिव हैं, इसलिए अगर एरिया अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको मैकेनिकल मेथड पे शिफ्ट करना पड़ता है जो कम फुटप्रिंट रखते हैं और इतने एरिया इंटेंसिव नहीं है। यहाँ अब सवाल ये है कि इसको लैंडफिल किया जाए स्लज को या एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए। इस पे थोड़ी गुफ्तगू अगर हम कर लें। देखें, स्लज को जब इस्तेमाल करना है एज ए मैन्योर, एज ए लैंड कंडीशनर, ज़मीनों के ऊपर, फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, तो फिर
आपको 2 पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। पाकिस्तान में तो इसके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। यूएस ईपीए के रेगुलेशंस हैं जिनको मैं आप रेफ़र करने लगा हूँ, वो ये बताते हैं कि इसके अंदर स्लज के अंदर हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन, उसकी कुछ लिमिट्स वो डिफ़ाइन करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो फीकल कंटेमिनेशन है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें ना हों तो फिर स्लज को एज ए मेन्योर, खाद के तौर पे, लैंड कंडीशनर के तौर पे फसलों को लगाया जा सकता है। लैंड कंडीशनर क्या होता है? वो जो लैंड को कंडीशन करता है। अब लैंड कंडीशनिंग का मतलब क्या है? लैंड कंडीशनिंग ये होती है कि लैंड की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हों सॉइल की कि वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सके, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स ऐसे हों जो कि बैक्टीरिया यूज़फुल की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। तो वो लैंड जो है जब ऐसी हो जाए किसी चीज़ डालने से, लेट्स से कि आप कंपोस्ट डाल देते हैं, आप स्लज केक डाल देते हैं और उससे ये प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाती हैं वाटर रिटेंशन की, और इसके अलावा बैक्टीरियल एक्टिविटी जो कि फसलों के लिए सूदमंद है, तो फिर हम उसको लैंड कंडीशनर कहते हैं ऐसी चीज़ को। तो स्लज जो है, जो ड्राई केक्स हैं, वो बड़े अच्छे लैंड कंडीशनर हैं फर्स्ट। सेकंड, इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए बड़े यूज़फुल होते हैं, उनकी अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। अगर ये यूएस ईपीए रेगुलेशन के मुताबिक हैवी मेटल्स एक ख़ास लिमिट के अंदर हों और फीकल कंटेमिनेशन ना हो स्लज केक्स के अंदर, तो उनको फिर फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फीकल कंटेमिनेशन जो है दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो कि उन रेगुलेशंस में बताया गया है वो एयर ड्राइंग है। और ऑब्वियसली स्लज ड्राइंग बेड्स के ऊपर एयर ड्राइंग ही होती है, और सूरज की रोशनी जब आती है तो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद होती हैं जो कि फीकल कंटेमिनेशन को कम कर देती हैं। मिसाल के तौर पे मई और जून के जो महीने हैं, इनमें हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस दौरान जो स्लज केक्स बनते हैं, जो तकरीबन अगर आप 1 महीना देते हैं ड्राइंग बेड पे उसको, तो उसमें तमाम की तमाम फीकल कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट्स मीट करती हो स्लज, ड्राइड स्लज या ड्राई केक्स, तो फिर उनको आप एज ए लैंड कंडीशनर खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं फसलों के लिए। चलते हैं आगे स्लज ड्राइंग बेड की डिटेल की तरफ। स्लज ड्राइंग बेड्स क्या है? स्लज ड्राइंग बेड्स कंक्रीट के बॉक्सेस हैं। एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक फिगर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट डायग्राम है, ये आरसीसी की एक वॉल है, ये इसकी बॉटम है, ये बॉटम स्लोप है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द बेड। सेंटर ऑफ द बेड में एक ड्रेन बनी हुई है, इसको मैं अंडर ड्रेन कहता हूँ। सबसे पहले 300 मिलीमीटर ग्रेवल की लेयर है जो ग्रेडेड है, आगे तफसील आ रही है इसकी, और उसके ऊपर 150 से लेके 300 मिलीमीटर तक कोर्स सैंड है। इसकी भी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस सैंड लेयर के ऊपर 200 मिलीमीटर से लेके 300 मिलीमीटर तक स्लज की लेयर रख दी जाती है, और कुछ फ्री बोर्ड भी होना चाहिए जो 300 मिलीमीटर के करीब है। बाय ग्रेविटी ये पानी नीचे मूव करता है और जो सॉलिड्स हैं वो सैंड की लेयर पे रिटेन हो जाते हैं। ये लिक्विड मूव करता हुआ नीचे आता है और यहाँ इस स्लोप की वजह से इस ड्रेन में आ जाता है और फिर फाइनली एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट डायग्राम है स्लज ड्राइंग बेड्स की। आप डिटेल्स में देख लेते हैं। ग्रेडेड ग्रेवल जो यूज़ की जाती है उसमें जो साइज़ होता है वो 3 to 6 मिलीमीटर डायमीटर से लेके जो कि टॉप के ऊपर टॉप लेयर में होता है बारीक साइज़ की, टू 20 to 40 मिलीमीटर एट द बॉटम। बॉटम पे ज़रा कोर्स ग्रेवल होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। द बॉटम ऑफ द बेड स्लोप्स टुवर्ड्स अंडर ड्रेन। साइड वॉल्स एंड पार्टीशन वॉल between bed
एंड सेक्शंस आर मेड ऑफ आरसीसी। अगर बहुत सारे बेड साथ साथ बने हुए हैं, आपके सामने भी एक तस्वीर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे जो वॉल्स हैं, पार्टीशन वॉल्स, वो आरसीसी की होती हैं। डिवाटरिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रेनेज एंड एवेपोरेशन एंड इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। अगर बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा स्लज ड्राइंग के लिए। अगर सूरज निकला हुआ है, मौसम बड़ा गर्म है, जून का महीना है, मई का महीना है, टेम्परेचर 40 है, 45 है, तो वो बहुत जल्दी कम पीरियड में ड्राई हो जाएगी और आप उसको फिर रिमूव कर सकते हैं। कवरिंग ड्राइंग बेड्स विद ग्लास और प्लास्टिक शीट इज़ हेल्पफुल इन वेट क्लाइमेट्स। क्लाइमेट अगर वेट है, बारिश का खदशा है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं पॉलीथीन शीट से, या कोई और अरेंजमेंट आप उसको कवर करने के लिए कर सकते हैं। ऑपरेशन इसका हम देख लेते हैं किस तरह होता है। ऑपरेशन ऐसे होता है कि जिस तरह मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, 200 से लेके 300 मिलीमीटर तक एक स्लज की, डाइजेस्टेड स्लज या थिकन्ड स्लज की लेयर सैंड के ऊपर पोर कर दी जाती है। कुछ वक्त के बाद ये ड्रेनेज के अमल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्रेन आउट हो जाता है और ड्राई स्लज केक्स जो हैं वो रह जाते हैं सैंड के ऊपर, और उनको मैनुअली रिमूव कर लिया जाता है। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सैंड में बी लॉस्ट विद ईच स्लज रिमूवल साइकिल। तो स्लज को जब मैनुअली रिमूव किया जा रहा होता है तो थोड़ी सी सैंड भी उसके साथ चिपक जाती है और वो साथ चली जाती है, तो बाद में उसको दोबारा से नई सैंड लेयर एक जितनी वो ज़ाया हुई होती है उसको डाल के उसको पूरा कर दिया जाता है। The time required for dewatering may range from 1 to few weeks. बहुत गर्मी है, एक हफ्ते में खुश्क हो जाएगी। अगर मौसम ज़रा सर्द है, बादल आए हुए हैं, तो मे बी एक महीना लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब हम इसका डिज़ाइन क्राइटेरिया देख लेते हैं। डिज़ाइन क्राइटेरिया में एरिया रिक्वायरमेंट, आपको ये डिटरमिन करना होता है कितना एरिया चाहिए स्लज ड्राइंग बेड्स के लिए। ये एरिया 0.1 to 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, ये आप लेते हैं। अगर आपके पास डिज़ाइन पॉपुलेशन है तो आप इसको निकाल सकते हैं कि कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। आप 0.1 कब लेना है, 0.2 कब लेना है। अगर तो प्राइमरी स्लज के लिए स्लज ड्राइंग बेड्स बन रहे हैं तो आप 0.1 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, और अगर वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए बन रहे हैं तो फिर एरिया कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसकी तफसील मेटकाफ एंड एडी में दी गई है। कॉमन डायमेंशंस, एक बेड की कॉमन डायमेंशन क्या है, 10 मीटर बाय 40 मीटर, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसा ही रखें। आप अपनी मर्ज़ी से डायमेंशंस फिक्स कर सकते हैं और जो एरिया अवेलेबल है उसकी जो ज्योमेट्री है उस हिसाब से। मिनिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये 7 होने चाहिए, इसकी तफसील और वजाहत मैं भी करूँगा। रिडक्शन इन स्लज वॉल्यूम ये 60% होती है। आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर है स्लज ड्राइंग बेड्स। ये देखें, ये एक बेड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। ये सारे एक लाइन में बने हुए हैं और ये आरसीसी की वॉल एक बेड को दूसरे से अलहदा कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि एक पाइप यहाँ पे आ रहा है और ये स्लूस वेल लगा हुआ है। स्लज जब बेड पे पोर करनी होती है तो इस वेल्व को खोला जाता है और स्लज आती है। फिर जब थिकनेस उसकी 200 से लेके 300 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है तो इस वेल्व को क्लोज़ कर दिया जाता है। ये एक टेनरी है जिसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट था और वहाँ पे स्लज ड्राइंग बेड्स को यूज़ किया गया था। ये पिक्चर वहाँ से ली गई है। आफ्टर ड्राइंग एंड डी वाटरिंग जो शेप नज़र आती है स्लज ड्राइंग बेड पे, वो कुछ इस तरह की होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्लज केक्स आफ्टर द वाटरिंग ऑफ स्लज। अब ये तकरीबन खुश्क हो जाती है और ये क्रैक्स इस पे पड़ जाते हैं और फिर इसको मैनुअली रिमूव कर लिया जाता है। ये आपके सामने एक क्लोज़र व्यू है स्लज ड्राइंग बेड का जिस पे स्लज ड्राई हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं एक सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ जिसमें आप स्लज ड्राइंग बेड्स को डिज़ाइन करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, estimate the size of sludge drying beds for a sewage flow of
19,000 cubic meter per day with a BOD of 200 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका हो सकता है कि इसमें तो पॉपुलेशन नहीं दी गई और हमने तो जो एरिया निकालना था ड्राइंग बेड का वो 0.1 मीटर स्क्वायर पर पर्सन या 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के हवाले से निकालना था, तो हम कैसे पॉपुलेशन को निकालें। ये डिज़ाइन फ्लो आपको दिया गया है। एक और इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। वो कैसे? BOD contributed by one person in one day, it is 80 grams of BOD. आप, मैं, हम सब फीसिस की सूरत में, यूरिन की सूरत में जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं एक दिन में, उसकी जो टोटल BOD बनती है वो 80 ग्राम्स बनती है। इस इंफॉर्मेशन से हम नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इसको कहा जाता है। ये फ्लो रेट है, ये BOD है, और जब आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे, फ्लो मीटर क्यूब पर डे में है, BOD ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में है, और ये 80 ग्राम्स है। ये 47,500 पर्सन्स ये पॉपुलेशन आ गई। अब पर पर्सन एरिया यहाँ मैं 0.2 मीटर ले रहा हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। देयरफॉर एरिया रिक्वायरमेंट सिंपल, पॉपुलेशन को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये स्लज ड्राइंग बेड्स का एरिया आ गया। अब मैं अगर एज्यूम कर लूँ कि एक यूनिट जो है स्लज ड्राइंग बेड का, उसकी डायमेंशंस वो 10 मीटर बाय 40 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर बन जाता है एक यूनिट का। बिल्कुल उस तरह जिस तरह के आपने ऊपर फिगर में देखा है कि मल्टीपल बेड्स बने हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन यूनिट, ये 23.7, और इसको मैं राउंड ऑफ करके 24 बेड्स कर सकता हूँ। फर्ज करें कि ये एक दिन के अंदर स्लज जनरेट हुई और ये 24 बेड पे आ गई। अब इसको तो टाइम लगेगा, मे बी एक वीक का टाइम लग जाए। अगले दिन की स्लज कहाँ जाएगी? स्लज तो डेली प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं एज्यूम करूं कि 7 दिन में खुश्क हो जाती है, फॉर ए 7-day ड्राइंग साइकिल टोटल नंबर ऑफ बेड्स 24 × 7, तो मुझे 168 बेड बनाने पड़ेंगे। पहले दिन बेड पे जो 24 हैं उस पे स्लज जाएगी, नेक्स्ट डे अगले 24 पे जाएगी, और 7वें दिन जब आखिरी सेट 24 वाले पे जा रही होगी तो ये जो फर्स्ट सेट था ये इस पे खुश्क हो चुकी होगी। इसको रिमूव करके मैं फिर दोबारा से वहाँ से शुरू कर सकता हूँ। तो इस तरह इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द बेड्स, ये 400 × 168 नंबर ऑफ बेड्स, दिस इज़ द एरिया ऑफ वन यूनिट, so 67,200 meter square or 6.7 hectare. So it's a huge area. This is why the sludge drying beds, we call this dewatering method as area intensive method. It requires a lot of area. अगर एरिया अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर मैकेनिकल मेथड को इस्तेमाल करना है। और मैकेनिकल मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं यहाँ सिर्फ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड बेल्ट फिल्टर प्रेस, BFP, इसका जिक्र कर रहा हूँ। स्लज ड्राइंग बेड इज एरिया इंटेंसिव। इफ सफिशिएंट एरिया फॉर SDB is not available, then mechanical means of sludge dewatering like belt filter press may be adopted. इसमें जो मैकेनिकल मेथड है इसमें आपको कुछ ट्रीटमेंट पहले स्लज को देनी पड़ती है। प्री ट्रीटमेंट जो है उसकी की जाती है जिसको स्लज कंडीशनिंग कहा जाता है। इसमें केटाइनिक पॉलीमर्स को ऐड किया जाता है, और केटाइनिक पॉलीमर्स को अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो बेल्ट फिल्टर प्रेस के जो रिज़ल्ट हैं वो ठीक नहीं होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, डिवॉटरिंग ठीक नहीं होगी।
तो ये स्लज कंडीशनिंग जो है मैकेनिकल मेथड के लिए, बेल्ट फिल्टर प्रेस के लिए भी, और जो दूसरे मैकेनिकल मेथड हैं उनके लिए भी स्लज कंडीशनिंग विद द हेल्प ऑफ केटानिक पॉलीमर ये मैंडेटरी है। केटाइनिक पॉलीमर्स आमतौर पे उनको दो पैरामीटर्स के ज़रिए डिफ़ाइन किया जाता है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है डाल्टन्स के अंदर, और चार्ज डेंसिटी इन परसेंटेज। तो आप जब ख़रीदने लगते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इतने मॉलिक्यूलर वेट का और इतनी चार्ज डेंसिटी का चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा केटाइनिक पॉलीमर आप इस्तेमाल करेंगे। इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो लिटरेचर रिव्यू कर लें और देख लें कि डोमेस्टिक वेस्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग है इंडस्ट्रियल की, तो फिर कौन सा पॉलीमर रिपोर्टेड है जिसने अच्छे रिज़ल्ट दिए, या ऑल्टरनेटली आप चार्ट टेस्ट कर लें, मुख्तलिफ पॉलीमर्स को टेस्ट कर लें, जो सबसे अच्छे रिज़ल्ट दे उसकी डोज, और वो पॉलीमर अपने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आप इस्तेमाल कर लें। अब हम आ रहे हैं असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ। ये 3 से 4 पेज का एक आपने नोट लिखना होगा बेल्ट फिल्टर प्रेस के ऊपर। इस असाइनमेंट में आपने डेस्क रिसर्च करनी होगी गूगल पे, और आपने वीडियोस वॉच कर सकते हैं बेल्ट फिल्टर प्रेस पे यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे। सबमिशन डेट इसकी 20 जनवरी है 2021, 12 बजे रात तक ईमेल के ज़रिए। सेंड बाय ईमेल टू तनवीर एंड रोहाब एंड मुझे आप सीसी में ले लें। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 को हम कंक्लूड करते हैं यहाँ। आज हमने जो पढ़ा क्विकली उसकी समरी, स्लज हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की बात हुई। ये कंटिन्यूएशन थी लेक्चर नंबर 14 की, जिसमें हमने स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट को शुरू किया था। कुछ पोर्शन हमने उसमें कवर किया, और आज हमने डिटेल में जो चीज़ें देखी वो स्लज डाइजेशन और डी वाटरिंग थी। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको आला कामयाबी अता फ़रमाए, दीन की भी और दुनिया की भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।